नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कंपनी के फाइनेंशियल्स की गहराई में जाने वाले हैं जिसके आंकड़े सच में हैरान कर देने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं हडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। अब देखिए, ये कोई आम कंपनी नहीं है, बल्कि एक नवरत्न स्टेटस प्राप्त संस्थान है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 45,701 करोड़ रुपए का है और हाल ही में इसके स्टॉक का प्राइस 228 रुपए के आसपास ट्रेड करता दिखा है। तो चलिए सीधे नंबरों के पीछे की कहानी में चलते हैं और समझते हैं कि इस भारी भरकम वैल्यूएशन के पीछे आखिर क्या गणित काम कर रहा है। अब स्क्रीन पर दिख रहा ये 96.52% का आंकड़ा सबसे दिलचस्प है। इसे हम एक तरह का सेफ्टी पैराडॉक्स कह सकते हैं। दरअसल हडको का 96.52% पोर्टफोलियो सीधे राज्य सरकारों के साथ जुड़ा हुआ है और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इतना ज्यादा सरकारी जुड़ाव इसे बस एक सुस्त और सुरक्षित एसेट बनाता है, या फिर ये एक छिपा हुआ अल्फा जनरेटर है जो बुरे वक्त में भी कमाल के रिटर्न्स दे सकता है। तो आज के इस विश्लेषण का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम फटाफट देखेंगे जीरो एनपीए मैकेनिज्म, ग्रोथ बनाम मार्जिन का दबाव, डाइवर्सिफिकेशन और मेगा प्रोजेक्ट्स, हाई यील्ड मैरिटाइम पिवट, पीयर कंपैरिजन और उसका प्रीमियम, और आखिर में मैक्रो रिस्क और टेक्निकल आउटलुक। आइए सबसे पहले बात करते हैं जीरो एनपीए मैकेनिज्म की और डीकोड करते हैं इनकी एसेट क्वालिटी को। डेटा सच में चौंकाने वाला है। ऐसा अनुमान है कि मार्च 2026 तक इनका ग्रॉस एनपीए 1.20% से भी नीचे रहेगा और प्रोविजन कवरेज रेशियो 90% से ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पिछले 10 लगातार तिमाहियों से कोई भी नया एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट जुड़ा ही नहीं। अब जरा सोचिए, क्या बैंकिंग स्पेस में लगातार 10 तिमाहियों तक जीरो डिफॉल्ट होना गणित के हिसाब से मुमकिन भी है, या फिर ये महज कोई अकाउंटिंग ट्रिक है? दरअसल इसमें कोई जादू या अकाउंटिंग ट्रिक नहीं है, बल्कि बैकग्राउंड में एक बहुत ही सॉलिड सिस्टम काम कर रहा है। हडको का लगभग 75% पोर्टफोलियो राज्य सरकारों की गारंटी से पूरी तरह सुरक्षित है। ये रिजर्व बैंक के एक ऑटो डेबिट सिस्टम की तरह काम करता है। मतलब अगर कोई राज्य समय पर अपनी किश्त नहीं चुका पाता तो आरबीआई राज्य के फंड्स को सीधे सोर्स पर ही रोक लेता है और वहां से हडको का पैसा रिकवर हो जाता है। तो डिफॉल्ट का रिस्क तो मानो खत्म ही हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, ग्रोथ बनाम मार्जिन का दबाव, और समझते हैं इस एफिशिएंसी इंजन को। Q4 FY26 के फोरकास्ट में एक बड़ा अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन सिकुड़कर 2.88% पर आ गया है, तो दूसरी तरफ लोन वॉल्यूम में 28.76% का जबरदस्त उछाल आया है, जिससे कुल सैंक्शंस 1,64,757 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। अब होता क्या है कि ये हेवी वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो इंजन है जिससे प्रति यूनिट मार्जिन कम होने के बावजूद भी टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, और इसी वजह से Q4 का अनुमानित प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 850 करोड़ रुपए के आसपास आंका गया है। तो यहाँ एक बात सोचने वाली है कि गिरते मार्जिन के बावजूद मुनाफे की ये गाड़ी इतनी तेज कैसे दौड़ रही है? इसका सीधा जवाब इस 2.23% के छोटे से आंकड़े में छिपा है। कंपनी का एम्प्लॉई कॉस्ट कुल ऑपरेटिंग रेवेन्यू का सिर्फ और सिर्फ 2.23% है। फाइनेंस की भाषा में इसे ऑपरेशनल लेवरेज कहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट इतनी कम होने की वजह से एक्स्ट्रा वॉल्यूम से आने वाला रेवेन्यू सीधे बॉटम लाइन में यानी सीधे सीधे शुद्ध मुनाफे में जाकर जुड़ जाता है। अब आते हैं तीसरे पहलू पर, डाइवर्सिफिकेशन और मेगा प्रोजेक्ट्स। देखते हैं कि कैसे ये हाउसिंग से आगे निकल रहे हैं। हम जानते हैं कि PMAY 2.0 के तहत 13.35 लाख घरों की फंडिंग और EWS व LIG वर्गों के लिए 4,800 करोड़ के सैंक्शन हुए हैं। लेकिन अगर हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को देखें तो हडको ने अपना दायरा बहुत तेजी से बढ़ाया है। इस चार्ट को देखिए, अब 30% पैसा सड़कों में, 25% वाटर सप्लाई में, 20% अर्बन मोबिलिटी में और 25% अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जा रहा है। इसका साफ मतलब है कि ये पोर्टफोलियो अब पूरी तरह से सिर्फ हाउसिंग लोन्स के भरोसे नहीं बैठा है। इसी डाइवर्सिफिकेशन की एक बेहतरीन मिसाल है छत्तीसगढ़ के साथ हुआ 1 लाख करोड़ रुपए का MOU।
अब ये इतनी बड़ी रकम किसी एक प्रोजेक्ट में नहीं फंसाई जा रही, बल्कि इसे एक पूरी क्लस्टर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के तहत लगाया जा रहा है। इसमें सड़कें, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी की लाइनों का एक पूरा इकोसिस्टम एक साथ फंड किया जा रहा है। जब अलग अलग सेक्टर्स में पैसा बढ़ता है तो राज्य सरकार के लिए उन प्रोजेक्ट्स को फटाफट अप्रूवल देना एक मजबूरी और प्राथमिकता दोनों बन जाता है, जिससे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। अब रुख करते हैं चौथे और बहुत ही अहम पॉइंट की तरफ, हाई यील्ड मैरिटाइम पिवट यानी ब्लू इकोनॉमी में इनका विस्तार। सच मानिए, ये आंकड़े एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। मैरीटाइम पिवट का जो कुल टारगेट है वो 1.1 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें सागरमाला फाइनेंस कॉर्प के लिए 80,000 करोड़ और जेएनपीए प्रोजेक्ट्स के लिए 5,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जो सबसे मजेदार बात है वो है यहां से मिलने वाली यील्ड। AAA डोमेस्टिक रेटिंग के चलते इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिर्फ 6.80% है, लेकिन इन हार्डकोर कमर्शियल एसेट से ओवरऑल यील्ड 9.21% तक आ रही है। अगर सिर्फ पोर्ट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो 8.9% से 9.0% की एकदम सुरक्षित यील्ड दे रहे हैं। ये सीधा सीधा 2.41% का एक बहुत ही शानदार स्प्रेड बनाता है। चलिए अब अपने 5वें पॉइंट पर चलते हैं, पीयर कंपैरिजन और प्रीमियम। देखते हैं कि क्या इनका वैल्यूएशन मल्टीपल जस्टिफाइड है। अगर मार्केट में मौजूद बाकी पेयर्स से तुलना की जाए तो हडको 16.5x के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। वहीं आरईसी और पीएफसी महज 5.8x और 6.1x पर हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? इसका कारण वो चीजें हैं जो हडको की बैलेंस शीट में आपको नजर नहीं आएंगी, और वो है रिस्क। आरईसी और पीएफसी का ज्यादा एक्सपोजर पावर सेक्टर में है, जहां अक्सर सब्सिडी में देरी का खतरा बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ हडको के पास 0 एनपीए वाली सॉलिड स्टेट गारंटी है। हम सब जानते हैं कि मार्केट को अनिश्चितता बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसी रिस्क सर्टेनिटी के लिए मार्केट इन्हें खुशी खुशी ये प्रीमियम दे रहा है। आखिर में बात करते हैं मैक्रो रिस्क और टेक्निकल आउटलुक की, और देखते हैं कि सामने चुनौतियां क्या हैं। हर अच्छी कहानी में कुछ न कुछ चुनौतियां भी होती हैं, और ये वो बाहरी मैक्रो हेडविंड्स हैं जो वर्तमान मार्जिन पर दबाव डाल सकते हैं। 10 वर्षीय जीसेक यील्ड का 7.03% होना एक बड़ा बेंचमार्क है। आसान भाषा में कहें तो जब ये यील्ड बढ़ती है तो पूरी इकोनॉमी के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है, जिसका सीधा असर कंपनी के कॉस्ट ऑफ फंड्स पर पड़ता है। ऐसे ही ब्रेंट क्रूड के $115 पर होने से हेजिंग कॉस्ट महंगी हो जाती है। इसके अलावा 75% सरकारी होल्डिंग लॉक्ड होने का भी मार्केट लिक्विडिटी पर अपना एक असर होता है। अगर इसे हम सीधे गणित में समझें तो स्थिति काफी साफ हो जाती है। सेंसिटिविटी एनालिसिस बताता है कि अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन में महज 10 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी होती है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 150 से 200 करोड़ रुपए का सीधा इजाफा हो सकता है। लेकिन इसके उलट अगर आरबीआई का रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ता है तो मुनाफे में 80 से 120 करोड़ रुपए की सेंध भी लग सकती है। अब अगर हम टेक्निकल मोमेंटम की बात करें तो स्टॉक फिलहाल निफ्टी पीएसयू इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। 50 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज 221.75 पर एक बढ़िया बुलिश क्रॉसओवर दिखा रहा है और 195 पर एक मजबूत सपोर्ट जोन बना हुआ है। वहीं 14 दिनों का आरएसआई 66.2 पर है। सरल शब्दों में इसका मतलब यह है कि 66.2 का ये लेवल कोई पूरी तरह से ओवरबॉट ट्रैप नहीं है, बल्कि ये साफ दर्शाता है कि इसमें अभी भी बड़े इन्वेस्टर्स यानी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट पूरी तरह से बरकरार है। अंत में अगर कंपनी के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर नजर डालें तो तस्वीर काफी दिलचस्प दिखती है। वर्तमान में नवरत्न स्टेटस के साथ कंपनी की नज़र मीडियम टर्म में अपने 1.1 लाख करोड़ के मैरिटाइम पिवट पर टिकी है, और 2030 तक का विजन बहुत ही अग्रेसिव है। 3 लाख करोड़ रुपए की एसेट बुक तैयार करना, जिसमें 60% हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा और 40% हाउसिंग का। इन्हीं ऑपरेशनल माइलस्टोन्स को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूशनल टारगेट प्राइस की रेंज 279 से 316 रुपए के बीच आंकी जा रही है। तो इन सब बातों और बाहरी डेटा को समेटते हुए एक बड़ा और सोचने लायक सवाल सामने आता है। यदि ब्लू इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ
उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज रही और ये 3 लाख करोड़ का एसेट टारगेट 2030 से पहले ही अचीव हो गया। तो जीरो एनपीएस स्ट्रक्चर को देखते हुए क्या आज का ये 16.5x का पीई वैल्यूएशन भविष्य में बहुत सस्ता साबित नहीं होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार करना बनता है। आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। डेटा के चश्मे से फाइनेंशियल्स की इस दुनिया को डिकोड करना सच में एक कमाल का सफर रहा।